हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 7 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम वर्कशीट 7 के पहले 8 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको उनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, आई मीन टू से दैट इनके फैक्टर्स लिखने हैं आपको। तो इसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको यू हैव टू यूज आइडेंटिटीज, पर्टिकुलर आइडेंटिटीज। ठीक है, कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसे भी इसको करना चाहें। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जो कि आपको फर्दर क्लासेस में भी यूज होगा। और वो जो आइडेंटिटी होती है ना, वो भी इसी तरीके से, मतलब इसी तरीके से वो यूटिलाइज की जाती है, जैसे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, जो हमें टर्म, हमें जो भी दिया है एक्सप्रेशन, हमें वो देखना है। यहाँ पर क्या दिया है, एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 14x प्लस 33। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आइडेंटिटी आपको दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो आपका पहला जो भी आइडेंटिटी है, अगर उसके साथ कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस अगर कोई न्यूमेरिकल डिजिट है वो बात अलग है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा कौन सा यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है। ठीक है, और एक्स रेज टू द पावर 2 है। यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर कुछ नहीं दी सेकंड टर्म में इसके, तो उसका मतलब 1 है। तो 1 तो 2 से लेस देन है ना, यानी कि 1 पावर यूज हुआ है। और थर्ड टर्म जो हमें दी हुई है उसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है स्टैंडर्ड, और इसमें वर्कशीट में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सारे मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक इजी वे बता रही हूँ। देखिए बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा इसके अंदर जो सबसे पहला आपका जो जिसमें पावर स्क्वायर में दी है या किसी भी फॉर्म में दिया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेक कर लिया। इसके बाद जो सबसे पहले आपको वेरिएबल दिया है, ठीक है, वो आप उसके साथ जो कोफिशिएंट है, उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो यू कैन टेक इट 1 एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी भी चीज का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया, अगर मैं 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तब भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट को लेना है वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1। उसके बाद सेकंड जो आपको यहाँ पर टर्म दी है उसका यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 14। एक्स वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 14। यू जस्ट हैव टू टेक कोफिशिएंट ओनली, एंड सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 33। ठीक है, आप समझे मैंने क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि जो भी पहला आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे आपको पूरी चीजें क्लियर करनी है। ये जो एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट क्या होगा, 1। अगर कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो। उसके बाद सेकंड टर्म कौन सी है, 14x। 14x में वेरिएबल टर्म कौन सी है, x, उसका कोफिशिएंट क्या है, 14। 14 इज द वैल्यू ऑफ b। और थर्ड में कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल डिजिट गिवन है, तो वही आपको लेनी है, द वैल्यू ऑफ c। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें a मल्टीप्लाई बाय c करके देखना होता है। अगर हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू क्या है, 1, और c की वैल्यू क्या है, 33। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 33 आ गया। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, 14। यानी कि यहाँ मैंने b की वैल्यू दोबारा क्यों लिखी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये चीज है बेटा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ऐसी चीज लेनी है, आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ये आपको समझाने के लिए मैं 2 स्टेप कर रही हूँ, आप भी पेपर में कर देना। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर आपका ये गलत नहीं करेगा। ठीक है, उल्टा वो समझेंगे कि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी ए की वैल्यू है, जो भी सी की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। अब आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लीकेशन करके जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके नंबर आया है उसके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं, यहाँ पर आपको फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स आप किसके लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई करके टर्म आई है, सॉरी जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है वो क्या आया, 33। अब 33 के फैक्टर्स क्या होंगे, आप सोचो 33 किस किस के टेबल में आता है। देखो, एक तो अगर मैं करूं 1 को 33 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी 33 आता है, या 33 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी 33 आता है। बेसिकली इसके अंदर करना क्या होता है, जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसके फैक्टर्स हम लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं मैं भी आपको बताती हूँ, पहले मैं फैक्टर लिखकर आपको दिखा रही हूँ। उसके अलावा 33 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, अगर हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 33 आता है, या फिर 3 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 33 आता है। यही फैक्टर्स हो सकते हैं 33 के, इसके अलावा कोई और तो हो नहीं सकता। ये मैंने फैक्टर्स क्यों लिखे बेटा, इसके अंदर बेसिकली जो मिडल टर्म होती है, जो मिड की टर्म होती है, उसको हमें ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स के अंदर। समझ रहे हैं आप,
जो मिडिल टर्म होती है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, ठीक है। और हमें ऐसे दो नंबर जो 33 है ना, हमें इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है 14 को, कि जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 33 आए, और उन दो नंबर्स को ही आपस में प्लस या माइनस करें तो वो आए जो कि बी का आंसर है। समझे मैं क्या कह रही हूं? मेरे कहने का मतलब है आपको जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। आपको ब्रेक कैसे करना है? आपको ब्रेक ऐसे करना है बेटा कि जब उस मिडिल टर्म को ब्रेक करो ना, तो जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 33, मल्टीप्लाई करके 33 आना चाहिए उन दोनों टर्म्स को, और आपस में उनको प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए, जो कि बी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ए और सी को मल्टीप्लाई करके आता है उसके फैक्टर्स लिख देते हैं, जो भी हमारा नंबर आता है। तो 33 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिए। 33 के जो फैक्टर्स आए हमने यहाँ पर लिख कर दिखा दिए, भाई ये फैक्टर्स है। अब हमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है बेटा। हमें किसको करना है? मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। और आपको साइन का भी ध्यान रखना है बेटा। जब आप यहाँ पर ए और सी को मल्टीप्लाई करो, अगर सपोज करो यहाँ पर ए के आगे माइनस का साइन होता तो मैं माइनस का साइन नहीं लगाती, या फिर सी के आगे माइनस का साइन होता तो -33 लिखती। मैं यहाँ पर सी की वैल्यू वही लिखती जो उसके आगे, सपोज यहाँ पर सी के आगे अगर माइनस का साइन होता तो मैं -33 लिखती, या 14x माइनस का होता तो मैं -14 लिखती, और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का होता तो मैं -1 वैल्यू लेती, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें प्लस में है। अब आप यहाँ देखो, ऐसे कौन से, देखो हम 1 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 33 आता है, लेकिन क्या हम 1 और 33 को आपस में प्लस करेंगे या आपस में माइनस करेंगे तो 14 आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो हमारा यूज यहाँ पर नहीं होगा। अब अगर आप 33 में 1 को प्लस करते हो तो क्या आपको 14 आता है? नहीं आता। या 33 में से 1 को माइनस करते हो तो 14 आता? नहीं आता। मल्टीप्लाई करके तो 33 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस, लेकिन अगर आप 11 और 3 को आपस में प्लस करते हो तो 14 आता है ना बेटा, और 11 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 33 भी आता है। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी इन दोनों में पूरी हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस का साइन है। आगे बताऊंगी कहां पर क्या चीज कैसे आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लो। यहाँ पर देखो, मैं जैसे ले लेती हूँ, यहाँ पर 11x लिख दिया, प्लस 11x एंड प्लस 3x, और प्लस में 33 तो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहेगी, मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। अब आप देखो, जो मैंने 14x को 11x और 3x करके लिखा है, अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 33 आता है, ठीक है, और 11 में 3 को प्लस करती हूँ तो 14 आता है, ठीक है। यानी कि मैंने इसका ब्रेक जो किया है इसको वो एकदम सही किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, जो पहले दो नंबर्स हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है, और लास्ट के दो नंबर्स हैं इनमें से कुछ कॉमन लेना होता है। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 11x में से क्या कॉमन ले सकते हो? न्यूमेरिकल डिजिट तो इनमें से कॉमन ले ही नहीं सकते, लेकिन वेरिएबल को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 2 है और यहाँ एक्स रेज टू द पावर 1 है, तो एक एक्स दोनों के पास है, मतलब एक्स दोनों के पास है, तो एक एक्स जो कम पावर वाली टर्म है वो कॉमन आ सकती है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2x से एक एक्स बाहर चला गया, अंदर कितने एक्स बचे? 1 टाइम एक्स बचा, प्लस की जगह प्लस का साइन, और यहाँ 11 बचा, एक्स तो बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ इन दोनों में कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन कॉमन आएगा। जिस तरीके से आप नंबर्स को कॉमन निकालेंगे उसी तरीके से साइन भी कॉमन निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन आएगा? देखो 3 कॉमन ले सकते हैं हम। क्यों? अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स, प्लस की जगह प्लस का साइन, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्योंकि 33 को जब 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 11। बेसिकली हमें जब कॉमन लेते हैं हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसका ब्रेक सही किया है और प्लस माइनस का साइन सही लगाया, क्योंकि इसमें तो सब जगह प्लस का साइन है, आगे क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या आगे बता रही हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ, यहाँ पर सब जगह प्लस का साइन है, तो हमने इसके फैक्टर किए 14x को हमने क्या लिख दिया ब्रेक करके? 11x प्लस 3x। हमें ऐसे ब्रेक करना है कि 14x जब हम उसको प्लस या माइनस करें, इसको जब हम सोल्व करें बेसिकली, तो यही आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। और इसको जो मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन में आंसर वो आना चाहिए जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आपस में आता है। और उसके बाद हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। तो ये जो दो ब्रैकेट एक जैसे बने हैं इनको 1 टाइम लिख दो, और बाकी जो बची हुई चीज है दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। क्या बचा? एक्स प्लस 3। तो ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, ठीक है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब देखो
साइन का कंसेप्ट मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है आपका y रेज टू द पावर, अब देखो पहले चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ y रेज टू द पावर 2 है, यहाँ y रेज टू द पावर 1 है और यहाँ 6 है। ठीक है, अब हमें a b और c की वैल्यू लिखकर दिखानी है। a की वैल्यू क्या होगी, जो इसका कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं दिया तो 1 है। b की वैल्यू क्या होगी, जो y का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, b y की वैल्यू माइनस में दी है, यानी कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो b की वैल्यू माइनस में आएगी। एंड c की वैल्यू भी -6 है तो -6 आएगी। जब प्लस में वैल्यू थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने प्लस में लिखा था, लेकिन अगर किसी चीज की वैल्यू माइनस में दी है तो हमें माइनस में लिखकर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या बताया था, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना। तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यानी कि ac की वैल्यू कितनी आ गई, -6। और साथ में मैंने आपको बोला था यहाँ पे b की वैल्यू लिख देना, b की वैल्यू क्या है -1। ठीक है जी, ये तो वैल्यूज आपको पता लग गई। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स किसके लिखने हैं, ये जो a और c को मल्टीप्लाई करके आया है, तो किसके फैक्टर्स लिखने हैं बेटा, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स लिखने हैं बेसिकली आपको। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 6 1 जा 6 होता है, एक 1 6 जा 6 होता है, एक 3 2 जा 6 होता है और एक 2 3 जा 6 होता है। 6 के तो यही फैक्टर है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर है नहीं, यही फैक्टर्स होते हैं ना 6 के, और कोई फैक्टर होता है क्या। अब आपको क्या देखना है, आपको इनमें से देखना है कि मेरा यहाँ पर कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। देखो मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, 6 तो सबको मल्टीप्लाई करके आएगा क्योंकि सब 6 के ही फैक्टर है। लेकिन उन दो नंबर्स को, जो भी नंबर हम लेते हैं उनको आपस में जब हम प्लस या माइनस करें तो -1 आंसर आना चाहिए। तो देखो अगर मैं ये लूं 6 1 जा 6 और 1 को प्लस करती हूँ तो 7 आता है, 6 में से 1 को माइनस करती हूँ 5 आता है, तो ये तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। 1 और 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, 1 और 6 को प्लस करके 7 आएगा और 1 में से 6 को अगर माइनस करेंगे -5 आएगा। अब 3 2 जा, अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6 आएगा। ठीक है जी, आ जाएगा। और अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो -1 आएगा, यस -1 भी आ जाएगा। तो यानी कि मेरा इन दोनों में रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, क्योंकि 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 आएगा, और अगर यहाँ पर क्योंकि देखो बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका आंसर -1 आना चाहिए। अब -1 कैसे आएगा, अगर सपोज करो यहाँ पर आप माइनस का 3 लेते हो, आप यहाँ सोल्व करके देखो, अगर यहाँ -3 + 2 लोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ -2 + 3 लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा आंसर। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे 3 और 2 को, मतलब 3 के आगे माइनस का साइन रखोगे और 2 के आगे प्लस का साइन रखोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, इसलिए -1 आ गया। लेकिन अगर आपने -2 + 3 किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है और 3 बड़ा 3 के आगे प्लस का साइन है, तो यानी कि इससे भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल नहीं होगी। इस तरीके से आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा नंबर यहाँ पर लेना है, यानी कि आप क्या लोगे, -3 + 2 लोगे तब आपका यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है बेटा, यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ y² है, y² की जगह तो y² ही रहेगा बेटा। ठीक है, हमें किसको ब्रेक करना है, हमें -y को ब्रेक करना है, यानी कि हमारा -1 आना चाहिए। तो -1 कैसे आएगा, पहले हमने फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, हमें पता है, लेकिन हमें ऐसा आंसर, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, लेकिन हमें b की वैल्यू माइनस में तो भी चाहिए ना, तो यानी कि अगर मैं -3 + 2 करूंगी तभी तो -1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लूंगी, -3y + 2y, जो वेरिएबल है वही वेरिएबल साथ में उतर जाएगा, और लास्ट की टर्म क्या है, -6। आप समझे मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको सोल्व करके देखो, 3 2 क्या होता है, 6 होता है, और -3 + 2 क्या होता है, -1 होता है। मेरी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। अब आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y दोनों के पास है, y कॉमन आ जाएगा। 2y में से, अब यहाँ पे 2 × y था, एक y बाहर चला गया तो एक y बच गया, माइनस की जगह माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या बच गया, 3y तो बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस माइनस, अब मुझे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन सेम रखना है, ब्रैकेट तो मैं क्या लूंगी, +2 कॉमन लूंगी। ठीक है, +2 कॉमन लेंगे ना बेटा, अगर -2 ले लूंगी तो अलग हो जाएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, -y + 3 हो जाएगा। देखिए 8th स्टैंडर्ड में आप इतनी चीजें समझ सकते हैं, अगर आपको प्लस माइनस के रूल पता है तो आप ये इजिली समझ पाएंगे। यहाँ पे +2 कॉमन निकाला है मैंने, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। अगर 2 को कॉमन निकाल लिया है, क्या बच गया, y, मुझे y+ का चाहिए ना, क्योंकि मुझे इन दो ब्रैकेट को सेम बनाना है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर आता है। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को 1 टाइम उतारना है। क्या उतार दूंगी, y-3, और सेकेंड टाइम क्या उतार दूंगी, y+2। आंसर ये आपका क्या आ गया, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है, x² प्लस x माइनस 72। अब बेटा सेम क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि पावर पहले स्क्वायर में है, फिर खाली एक वेरिएबल है और फिर एक न्यूमेरिकल डिजिट है। अब a b c की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट होगा, अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, जो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो। और c की वैल्यू क्या होगी, लास्ट में बची है, लास्ट में क्या दी है, -72, तो -72 लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। a की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है -72, यानी कि क्या आपको चाहिए, a और c को मल्टीप्लाई करो, क्या मिले आपको, -72 मिले, और b की वैल्यू क्या मिले 1, यानी कि हमें इसके मिडिल टर्म को ऐसी दो टर्म में ब्रेक करना है जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो -72 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम आपस में प्लस या माइनस करें तो 1 आंसर आए। ठीक है जी, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। किसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 72 के। तो यहां पर लिखकर मैं आपको दिखा देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के फैक्टर क्या होंगे, देखो बेटा 72 1 तो कॉमन सेंस की बात है, 72 1 72 होता है, हमें पता है 1 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 72 आता है। लेकिन अगर हम 72 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या 70 तो क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसको तो लिखना ही बेकार है। आप ये देखो 9 8 एंड 8 9 इन दोनों में से कुछ लोगे, क्यों, क्योंकि हमें आंसर में 1 चाहिए। अब आप ये तो हमें पता लग गया कि 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर, हमें 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 मिलेगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 72 मिलेगा, बिकॉज 9 8 से 72 एंड 8 9 ऑल्सो इज 72। बट हमें आंसर क्या चाहिए, +1 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, +1 चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको यहां पर +9 -8 करती हूँ तो क्या आएगा, और -8 + 9 करती हूँ तो क्या आएगा। मैंने क्या किया, एक बार इसके आगे प्लस का साइन लगा दिया, माइनस लगा दिया, फिर यहाँ एक बार इसके आगे माइनस का लगा दिया, इसके आगे प्लस का लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है तो प्लस का 1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। सॉरी बेटा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। मैंने क्या किया है, ये जो दोनों टर्म है ना, एक बार इसके आगे प्लस का साइन लगा, इसके आगे माइनस का, यहाँ पर भी इसके आगे प्लस का रखा, इसके आगे माइनस का। जब मैंने +9 -8 को सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े नंबर का आता है, 9 बड़ा था प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर तो 8, यहाँ पर 9 की जगह क्या 8 है, 8 के आगे प्लस का साइन रखा और यहाँ पर माइनस का साइन रखा, प्लस इसको मैं दोबारा लिख कर दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ मैंने क्या किया, +8 -9, भाई मैंने प्लस लगाया ना, पहले वाले नंबर के आगे एक बार प्लस लगा दिया, दोनों जगह मैंने क्या किया, प्लस पहले नंबर के आगे लगाया, दूसरे नंबर के आगे माइनस लगाया, यहाँ पर प्लस पहले नंबर के आगे लगाया, दूसरे नंबर के आगे माइनस का साइन लगाया। इसको सोल्व करके देखा, इसको सोल्व किया तो +1 आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो -1 आएगा। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 9 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो +1 चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट तो मेरी फुलफिल नहीं हो रही, यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पे x² की जगह x² लिखूंगी बेटा। ठीक है, +1 को मैं किस में ब्रेक करूंगी, +9x -8x एंड -72। क्यों, क्योंकि जब इनको हम सोल्व करते हैं, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, और साइन बड़े नंबर का 9 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है, और हमें b की वैल्यू 1 ही चाहिए। ठीक है, तो इसी से हमें b की वैल्यू 1 मिलेगी, और 9 8 से 72 ये भी आ रहा है, तो दोनों रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, इसमें से x कॉमन निकलेगा ऑब्वियसली, जो दोनों में है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों के पास है उसी को कॉमन ले सकते हो ना, तो सिर्फ x ही कॉमन है, x निकल गया, यहाँ पर 2 टाइम्स x था, 1 टाइम x बाहर चला गया, तो कितने टाइम x बच गया, 1 टाइम x बच गया,
प्लस की जगह प्लस का साइन और 9 बच गया, एक्स तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है -8x एंड -72, तो आपको -8 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर x+9 बनाना है। इस ब्रैकेट को अंदर क्या बनाना है, x+9 बनाना है। आप खुद सोचो x+9 कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन कॉमन नहीं लूंगी तो अंदर जो भी दोनों टर्म आएंगी दोनों माइनस के आएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने और 8 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि x तो कॉमन ले नहीं सकते और 8 के टेबल में 72 9 पर आता है, इसलिए मैंने 8 कॉमन लिया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने माइनस का साइन को बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, जब माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि -8 है, -8 तो बाहर आ गया, खाली क्या बच गया एक्स। एक्स भी माइनस का था, प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का साइन बाहर कॉमन निकल गया। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और 8 के टेबल में 72 कब आता है, 9 पर आता है। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम बन गए। इनको हम वन टाइम लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, x+9 और फिर सेकंड जो बन रहा है x-8, इसको लिख देंगे आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे बेटा और आपको थोड़े से प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, लास्ट टाइम मैंने बताई नहीं थी, जो वर्कशीट नंबर 6 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड वर्कशीट नंबर 7 ये जो मैं आपको अब करा रही हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं एक्स, ए बी और सी की। ए की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये पावर 1 है और यहाँ पर एक्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 ले लो। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, जो एक्स का कोफिशिएंट है 12, एंड सी की वैल्यू क्या हो गई, जो लास्ट हमारे नंबर बचा हुआ न्यूमेरिकल डिजिट वो। अब हमें क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना होगा, 27। और बी क्या है, बी है हमारा 12। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और प्लस या माइनस करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके 27 आए और प्लस या माइनस करके 12 आए। तो हमें किसके फैक्टर लिखने हैं, 27 के। ठीक है बेटा, यहाँ पर फैक्टर्स लिख देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 27। 27 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप सोचो, 3 9 27 होता है। ठीक है जी, 9 3 भी 27 होता है। ठीक है, ये दोनों हो गए फैक्टर। हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तब भी 27 आता है और 9 को 3 में मल्टीप्लाई करें तब भी 27 आता है। और हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आए इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए, और प्लस या माइनस करके क्या है 12। अगर हम 3 में 9 को प्लस करते हैं तब भी हमारा 12 आता है, 9 को 3 में प्लस करते हैं तब भी 12 भी आता है। दोनों प्लस के हैं इसलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है साइन को, क्योंकि सारी टर्म प्लस में ही आनी है। तो बेशक आप 3 और 9 यहाँ 3x प्लस 9x लिख दो या 9x प्लस 3x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज उतर जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पर 3x प्लस 9x लिख देती हूँ। अगर आप 9x प्लस 3x लिखेंगे वो भी सही है क्योंकि सब जगह प्लस का ही साइन है बेटा। ठीक है, प्लस लास्ट में टर्म क्या है 27। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा। एक्स कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस 3। यहाँ 2 टाइम्स एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, प्लस की जगह प्लस का साइन, यहाँ 3 बचा, एक्स बाहर चला गया। प्लस यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 9 निकलेगा क्योंकि 9 3 से 27 होता है। 9 बाहर चला गया, क्या बच गया, एक्स प्लस की जगह प्लस का साइन और 9 3 से 27। अब ये दो ब्रैकेट आपके एक जैसे आ गए, इन दोनों को वन टाइम लिख दो, क्या आएगा, एक्स प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट क्या आ गया, एक्स प्लस 9 आंसर। ठीक है जी, अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका करते हैं, फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। देखो बेटा फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी है, यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ कोई कुछ नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू क्या होगी, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 1 ले लो, कुछ नहीं है तो। बी की वैल्यू क्या होगी, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 ले लो। और सी की वैल्यू क्या होगी, -132। ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू -132 है, तो 1 को 32 से किया 132 आया मल्टीप्लाई और प्लस इंटू माइनस किया माइनस, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -132 और बी क्या आ रहा है 1। ठीक है, यानी कि हमें अब इसकी मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 132 आए और प्लस या माइनस करें आपस में तो 1 आए। आप बिल्कुल घबराना मत, ये देखकर फैक्टर्स करना। फैक्टर्स ऑफ किसके लिखने हैं, 132 के। 132 के फैक्टर्स कौन से होंगे, आप सोचो यहाँ पर 132 के फैक्टर्स कौन से होंगे बेटा। अगर हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 132 आता है, या 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 132 आता है। फैक्टर्स आपको मैंने बता दिया, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 132 आएगा। और सिंपल है, 11 2 22, कैरी के 1, 11 1 11, ठीक है, और 2 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है इसके। अब इन दोनों का आपस में प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 12 और माइनस का 11 लिखती हूँ, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 12 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। 12 में से 11 को, सॉरी, 12 में से 11 को माइनस किया, 1 आ गया। और साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर क्या है, 12 है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो +1 आ गया। तो हमें यही चाहिए, यानी कि अगर हम इसको करें, अगर मैं +11 - 12 करूं तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, -1 आएगा। तो ये तो नहीं चलेगा। हमारा फैक्टर्स कौन से चलेंगे, क्योंकि हम बी की वैल्यू क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, -1 नहीं चाहिए। समझे मैं क्या कर रही हूँ? पहले मैं आपको फैक्टर्स लिख कर दिखा रही हूँ बेटा, उसके बाद में अगर यहाँ पर कहीं पे माइनस, अगर सब जगह प्लस का साइन होता तो कोई बात ही नहीं है, तो जो भी नंबर है इन दोनों को लिख दो या इन दोनों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें 1 है और ये -132 है, हमें प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर मैं 12 में जो पहला नंबर है ना, ये जो फैक्टर्स की है, इसके आगे एक बार प्लस का साइन लगा रही हूँ, एक बार मैंने इसके आगे प्लस का लगा दिया, इसके आगे माइनस का लगा दिया, एक बार यहाँ प्लस का लगा दिया, इसके आगे माइनस का लगा दिया, इनको सोल्व करके देख लिया, वही किया, बस नंबर चेंज किए आपस में। ठीक है, तो इन दोनों को जब सोल्व किया +1 आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे -1 आएगा। लेकिन हमें बी का आंसर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो प्लस का आंसर हमें कैसे मिलेगा, +12y - 11y करके। ठीक है, तो पहली टर्म जो है हमारी इसके, वो एज इट इज रहेगी। इसको हमने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक होगा, 12y - 11y एंड -132। यहाँ +11, अगर मैं यहाँ पर +11 - 12 लिख दूंगी तो आंसर मेरा -1 आएगा। मुझे +1 चाहिए, इसलिए मैंने 12 को पहले लिखा है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है। अगर आपको समझना है, इसको रीक्लिक करके दोबारा से देखना, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर देना। ठीक है, ये देखिए, अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों के पास क्या है, जो दोनों के पास है वही कॉमन निकल सकता है, y कॉमन है, y दोनों के पास है। अब यहाँ पे पावर 2 थी तो एक y बाहर निकाल लिया, प्लस की जगह प्लस का साइन, यहाँ पे y तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 12 बचा। इन दोनों में देखो, अब मुझे इस ब्रैकेट को क्या बनाना है, इसकी तरह बनाना है। तो दोनों के पास माइनस है, एक माइनस बाहर निकाल दो और 11 निकाल दो। तो माइनस का साइन बाहर निकालने से क्या हो गया, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 11 तो बाहर चला गया, y माइनस का था, ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाला है। और यहाँ पे भी माइनस का साइन क्यों कॉमन निकाला है, तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 11 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 132 से 11 को डिवाइड करके देख लेना, 12 आएगा। ठीक है जी, अब ये दो ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन गए। ठीक है, यानी कि क्या आ गया यहाँ पर, y + 12 y - 11, ये आपका आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है जी, अब 6 पार्ट में मूव करते हैं। देखिए 6 पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 6 पार्ट में बोल रहे हैं x² + 11x + 30। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे पावर 2 दी है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डिजिट दी है। तो a b c की वैल्यू फटाफट से लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो। b की वैल्यू क्या होगी, जो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा 11 है। और c की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट टर्म दी हुई है आपको। a और c को मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा। और b की वैल्यू तो 11 है ही। अब हमें क्या लिखने हैं, 30 के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि हमें इस 11x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और आपस में प्लस या माइनस करें तो क्या आए, 11 आए। ठीक है, तो हमें क्या लिखने पड़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या लिख सकते हैं, देखो मैं ऐसे लूंगी जिनको प्लस माइनस करके 11 आए। 6 5 जा 5 6 जा, अगर मैं 6 5 जा करती हूँ तब भी 30 आता है, 5 6 जा करती हूँ तब भी 30 आता है। ये मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट तो इन दोनों से फुलफिल हो रही है। अब मुझे देखना है कि 11 की रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो सब जगह ही प्लस का साइन है, तो बेशक आप क्योंकि सब जगह प्लस का साइन है तो उसका मतलब क्या है, +6 + 5 +5 + 6, दोनों का आंसर क्या आएगा, +11 ही आएगा ना।
दोनों केसेस में वही आएगा, इसलिए मैं इसको करके नहीं दिखाती हूँ। आप समझे मैं क्या चीज कह रही हूँ? यहाँ पर सब जगह प्लस का साइन होता है बेटा। ये तो आपने देख लिया कि इन दोनों को मैं 6 5 जा करूँ तब भी 30 आएगा, 5 6 जा करूँ तब भी 30 आएगा। 30 की रिक्वायरमेंट तो मेरी इन दोनों से फुलफिल हो रही है, वो तो हर किसी में फुलफिल होती है। कहीं माइनस का साइन होता तब भी हम ये जो चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं कि हमें जो बी का आंसर है वो वही चाहिए होता है। अगर मैं अब यहाँ पर क्योंकि सब जगह ही प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली माइनस का साइन लगाकर तो देखूंगी नहीं। +6 +5 करूंगी प्लस 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 होता है, साइन प्लस का आता है। या +5 +6 करूंगी प्लस 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 होता है, साइन प्लस का आता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जब आप 11x को ब्रेक करेंगे तो आप +6x +5x भी लिख सकते हैं या +5x +6x भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आपका टर्म दिया वो एज इट इज उतार देंगे। मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया है, तो हमने कैसे ब्रेक किया? +6x +5x। आप इसको +5x +6x भी लिख सकते हैं। और लास्ट टर्म क्या है? 30। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है? x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स x है, एक x बाहर चला गया, एक x बचा, प्लस का साइन की जगह प्लस का साइन, x बाहर चला गया, क्या बच गया? 6 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? प्लस का साइन कॉमन निकलेगा और 5 निकलेगा। 5 बाहर चला गया तो x बच गया, प्लस की जगह प्लस, और 5 के टेबल में 30 कब आता है? 6 पर आता है। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने थे, बन गए हमारे। यानी हमारा आंसर क्या आ गया? एक बार ये ब्रैकेट लिख देते हैं x +6 और एक बार रिमेनिंग पार्ट जो बचा है x +5 आंसर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है? x² -11x -42। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पावर 2 दी हुई है, यहाँ वेरिएबल दी है और यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट दी है। ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी? 1, जो कि कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट होगा वही ए की वैल्यू होगी। कुछ नहीं दिया तो 1 लेना है। बी की वैल्यू क्या होगी? -11, जो x का कोफिशिएंट है। एंड सी की वैल्यू क्या होगी? -42। ठीक है, अब क्या करना है? ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? -42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -42। और बी की वैल्यू क्या है? -11। यानी हमें इस बीच की टर्म को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको आपस में प्लस या माइनस करने पे 40, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और प्लस या माइनस करने पर 11 आए। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके। फैक्टर्स ऑफ 42 क्या ले सकते हैं हम? सोचो 14 3 अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा ना। या 3 को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा? 42 आएगा। ये एक रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल हो गई कि भाई हमारा 42 कैसे आएगा। देखो वैसे 42 6 7 जा करके भी आता है, 7 6 जा भी करके आता है। वो मैं इसलिए ले रही क्योंकि 6 और 7 को अगर मैं आपस में प्लस करूंगी तो 13 आएगा। ठीक है, और अगर माइनस करूंगी तो -1 आएगा। मुझे -11 चाहिए, बेसिकली मुझे 11 चाहिए। ठीक है, 14 और माइनस का 11 चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने 14 और 3 लिया है क्योंकि अगर मैं 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आ जाता है? 11 आता है। बेशक मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। 6 7 जा 42 होता है, 7 6 जा 42 होता है, 42 1 जा 42 होता है। 1 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 42 आता है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट किस में फुलफिल होगी, हमें ये चेक करना होता है। ठीक है बेटा, अब चेक कर लेते हैं। अगर मैं +14 -3 लू, अगर मैं -3 +14 लू, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैं दोनों क्यों नहीं ले रही हूँ बेटा, मैंने आपको बता दिया है। मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 6 में 7 को प्लस करूंगी तो 13 आएगा और 7 में से 6 को माइनस करूंगी तो 1 आएगा। मुझे तो 11 चाहिए। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बचे ये दोनों। ठीक है, मैंने एक बार यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया 14 के आगे, और एक बार मैंने प्लस का साइन 14 के आगे लगाया, एक बार प्लस का साइन 3 के आगे लगाया, एक बार माइनस का साइन 3 के आगे लगाया, एक बार माइनस का साइन 14 के आगे लगाया। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस कर दो जी। 14 में से 3 को माइनस किया, 11 आगे। साइन बड़े नंबर का आता है, 14 बड़ा तो प्लस का 11 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 11 चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। 14 के आगे माइनस का साइन है तो -11 आएगा। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल होगी? इससे। किससे होगी? +3। हमारी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल होगी बेटा? +3 -14 से, क्योंकि 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है। लेकिन प्लस माइनस करके अगर 14 में से 3 को माइनस करेंगे 11 आएगा। साइन बड़े नंबर का आता है, 14 के आगे माइनस का साइन है तो -11 इस केस में आएगा। और हमें यहाँ पे बी की वैल्यू -11 ही चाहिए, इसलिए हम किसको यहाँ पे लेंगे? +3 -14 को लेंगे जब हम इसको ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज उतर जाएगी। फिर क्या आएगा? +3x -14x,
और लास्ट टर्म भी एज इट इज उधर जाएगी। प्लस 3x माइनस 14x को सोल्व करके देखोगे तो माइनस 11x आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 14 निकलेगा। तो देखो अब यहाँ पे 14 तो बाहर चला गया, माइनस का साइन भी बाहर चला गया, तो x क्या हो गया? प्लस का हो गया। यहाँ माइनस का साइन बाहर चला गया, ये क्या हो गया? प्लस का। और 14 के टेबल में 42 कब आता है? 3 पर आता है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने से बन गए। अब इन दोनों को वन टाइम लिख दो x प्लस 3 और इसको लिख दो एक बार x माइनस 14। ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आपका हो गया आंसर। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ बेटा? नेक्स्ट पार्ट दिया है जेड स्क्वायर माइनस 12z प्लस 27। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले रेज टू द पावर 2 दी हुई है, फिर रेज टू द पावर 1 है और फिर सिंपल न्यूमेरिकल डिजिट दी हुई है। ए बी सी की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू क्या होगी? जो कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं दी तो 1 ले लो। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी? जो जेड का कोफिशिएंट है दैट इज माइनस 12। एंड सी की वैल्यू क्या होगी? जो लास्ट टर्म हमारी बची है 27। ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 27 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। और बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 12 है। ठीक है बेटा, यानी कि अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें 27 आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर को जब हम आपस में प्लस या माइनस करें तो क्या आए? 12 आ जाए। ठीक है जी, तो फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ 27। फैक्टर्स ऑफ 27 लिखेंगे बेटा। 27 के फैक्टर क्या होंगे? देखो, अगर मैं 3 9 जा करती हूँ तब भी 27 आता है, अगर मैं 9 3 जा करती हूँ तब भी 27 आता है। मैं इन दोनों में से कोई लूंगी, क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 और 9 को प्लस करूंगी देखो तो भी 12 आएगा, और 9 और 3 को प्लस करूंगी तब भी 12 आएगा। लेकिन मुझे एक चीज देखनी है कि मुझे माइनस 12 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? प्लस 3 माइनस 9 करके देख लेती हूँ, और यहाँ प्लस 9 माइनस 3 करके देख लेती हूँ। ठीक है बेटा, अब लेकिन ये करके भी नहीं होगा आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल। क्यों? आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस 12 चाहिए बेटा। यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस। आप ये करके देखो, इससे होगा क्या? देखो, इसी को पहले आप हमेशा यही करते थे ना, आप यही करके देखो। 9 में से 3 को माइनस किया, क्या आ गया? 6 आ गया। साइन बड़े नंबर का है यहाँ, तो माइनस 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा। तो मुझे तो क्या चाहिए? माइनस 12 चाहिए। तो माइनस 12 कैसे आ सकता है बेटा? अगर मैं माइनस 3 माइनस 9 कर दूं या माइनस 9 माइनस 3 कर दूं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। समझ रहे हो? आपको यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करना है। आपको याद करना है कि किस तरीके से माइनस 3 और 9 को आप माइनस 12 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप खुद सोच कर देखिए। अभी तक तो अब ये क्यों चेंज हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 27 आ गया। अगर यहाँ माइनस का 27 होता तो इन दोनों में से आपका आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज देखनी है कि माइनस, आपको ये तो पता लग गया कि 27 आ रहा है, 3 9 जा करके 27 आ रहा है, 9 3 जा करके 27 आ रहा है। लेकिन ये नहीं कि क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में कराया यहाँ प्लस या माइनस या प्लस माइनस इस तरीके से करके देख लिया, नहीं। ये देखना है कि माइनस 12 आया है। अब आपको ये सोचना है कि 3 और 9 को यूज करके आपको पता है कि अगर 3 और 9 को प्लस करते हो तो भी 12 आता है। ये तो आपको पता है ना कि 3 और 9 को अगर मैं प्लस करूंगी या करूंगा तो 12 आएगा, और 9 और 3 को प्लस करूंगा या करूंगी तो 12 आएगा। अब ये सोचो 3 और 9 को यूज करके किस तरीके से 12 ला सकते हो। अगर आप दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दो तो माइनस 12 आ जाएगा, जो कि आपको चाहिए, और 3 9 से 27 होता है। ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो यानी कि जब आप इसके फैक्टर लिखोगे बच्चे, तो आप जेड स्क्वायर को तो जेड स्क्वायर लिख देना। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? या तो आप यहाँ पर माइनस 3z माइनस 9z लिख दो, या माइनस 9z माइनस 3z लिख दो, कुछ भी आगे पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन निकालो। देखो भाई, इन दोनों, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? z निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 टाइम्स z था, एक z बाहर चला गया, एक z बच गया माइनस, और यहाँ पर क्या बच गया? 3 का साइन। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? माइनस 9 को कॉमन निकालो। माइनस का साइन मैं क्यों कॉमन निकाल रही हूँ बेटा? क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस का 3 बनाना है। अगर मैं प्लस 9 निकालूंगी तो यहाँ प्लस 3 आएगा, मुझे तो यहाँ माइनस का 3 बनाना है ना। अगर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन कॉमन निकालूंगी तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पर कॉमन निकाला है, क्योंकि मुझे z यहाँ पे प्लस में चाहिए और यहाँ पर 27 मतलब इसको जो डिवाइड करके 3 आएगा वो मुझे माइनस में चाहिए। ठीक है, आप देखो माइनस 9 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया? z। अगर मैं प्लस का 9 निकालती तो यहाँ क्या बचता? माइनस z बचता। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस का z चाहिए। ठीक है,
यहाँ मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन नहीं निकालती तो यहाँ प्लस का साइन आता, मुझे यहाँ क्या चाहिए माइनस का साइन चाहिए। 9 के टेबल में 27 कब आता 3 पर। ये दोनों ब्रैकेट इस तरीके से बन गए ना एक जैसे, ठीक है बेटा। तो अब इनको एक वन टाइम लिख दो, z-3 एंड z-9 आंसर। थोड़ा सा बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए प्लस माइनस साइन के। बहुत इजी क्वेश्चन है और फर्दर क्लासेस में आपको जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे इस तरीके के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में आएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके वर्कशीट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी के 8 पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करा देती हूँ बेटा, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए सब बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।